रहमानिर्रहीम। मोस्ट रोमांटिक तुम सिर्फ मेरी हो। शो ख़त्म करने के बाद वो 2 बजे के करीब वापस अपार्टमेंट में आया तो ज़रून ने कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। उफ़, थक गया आज तो। आर्यन ने शूज़ उतारे बगैर ही सोफ़े पर गिरने वाले अंदाज में लिपटते खुद कलामी की और कुछ मिनट लेटे रहने के बाद कुछ सोचते हुए उठकर ज़रून के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा, जो लॉक ना होने की वजह से खुलता चला गया। तुम सोए नहीं अभी तक? उसको लैपटॉप में मसरूफ़ देखकर आर्यन ने हैरत से पूछा, क्योंकि ज़रून की आदत भी थी कि वो 11 बजे तक हर हाल में सो जाता था। नहीं, और किसी के कमरे में आने से पहले दस्तक देते हैं, ना कि मुंह उठाकर अंदर चले जाते हैं। बात करती उसकी उंगलियां जो मुसलसल कीबोर्ड पर चल रही थी कुछ सेकंड के लिए रुकी, पर उसने आर्यन की तरफ देखने की जहमत नहीं की। मैं दस्तक देकर आता तो तुमने अंदर से ही दफ़ा कर देना था मुझे, और क्या ये नाराज़ महबूबा की तरह मुंह फैलाए बैठे हो? उठो, मुझे भूख लगी है, खाना खाएं। आर्यन ने उसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर लैपटॉप पर हाथ मारते इसे बंद किया। मुझे भूख नहीं, और तुम्हारी महबूबा यकीनन मान गई होगी जो तुम्हें मेरी याद आ गई। ज़रून ने इसकी हरकत पर घूरते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देकर अंदाज़ा लगाया। हाँ, नाराज़ तो वो कभी मुझसे हो ही नहीं सकती, पर जब कुछ बताए बगैर गायब हो जाती है ना, तो बस मैं परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या हुआ। आर्यन ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए ज़रून की बात की तस्दीक की तो ज़रून ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अच्छी बात है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आती। ज़रून ने लैपटॉप गोद से निकाल कर बेड पर रखते हुए सोच अंदाज में इसकी तरफ देखा। किस बात की? आर्यन ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। किस बात की? आर्यन ने संजीदगी से इसके करीब बैठते सवाल किया। यही ना कि तुमने इसे देखा ना इसने तुम्हें, तो फिर ये प्यार कैसे हो गया हो? क्या वो लड़की जो तुम जैसे बंदर को दिल दे दिया? ज़रून ने जितनी नरमी से इसकी इज्जत अफजाई की थी, आर्यन बस उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। पहली बात के प्यार नहीं, बस हम दोस्त हैं, और दूसरी बात शक में तुम जैसा हीरो नहीं हूँ, और शुक्र है तुम जैसा जलाद भी नहीं हूँ जो किसी लड़की से ज़बरदस्ती निकाह कर लूँ और बाद में भी इसे बदरूहों की तरह रात को जा जाकर ड्राइंग कर तुम सिर्फ मेरी हो नूर। आर्यन ने मौका मिलते ही फिर पूरी तरीके से ज़रून की टांग खींची तो इसने पास खड़ा हुस्न उठा के सर रसीद के जो इसने लगने से पहले कैच किया। अभी इतने भी तुम ताकतवर नहीं हुए कि आर्यन कयूम को मार सको। मुस्कुराते हुए इसने मगरूरना अंदाज में कहते वापस कुशन ज़रून की तरह उछाला। चंद सेकंड में कैच करते ज़रून ने आर्यन को संभलने का मौका दिए बगैर वापस फेंका, जो सीधा इसके मुंह पर जाकर लगा। ज़रून, शर्म करो, एक मासूम इंसान को मारते तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? आर्यन ने मज़ीद कोई रिफ़त पेश करने से खुद को रोकते कुशन वापस बेड पर रखा। पद नहीं कांपती, जैसे मासूम इंसान का दिल नहीं कांपा मेरे सामने मेरी ही बीवी का नाम इतनी दलेरी से नाम लेने में। मैं अपने अल्फाज के साथ साथ इसकी आंखों में भी संजीदगी थी। अच्छा भाई मजनू, माफ़ कर दे मुझे, ये दोबारा नूर बापी को बहन कहकर बुला लूँगा, ताकि तुम्हारे अंदर जो सड़ा हुआ दिल है ना, वो मतम रहे। उनकी बात सुनते आर्यन ने अपनी कानों को हाथ लगाते कहा तो ज़रून के चेहरे पर नचाते हुए मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दी जान के अलावा वही एक शख्स था जिसे वो अपने दिल की हर बात कह देता था। बाकी इकलौते होने के साथ साथ एहतशाम साहब की दूसरी शादी और कुछ देर पहले होने वाली माँ के इंतकाल के ने इसे अपने बाप के साथ हर अनजान और चीज़ से बदगुमान कर दिया था। अम्मी, आप लोगों को क्या जल्दी है मेरी शादी की? जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी मासूम खूबसूरत भांजी पसंद नहीं, तो क्यों आप और मेरे अब्बू मेरे साथ मिलकर ज़बरदस्ती कर रहे हैं? जिन्हें जो इस महीने में 10 बार खालदा बेगम को ये बात कह चुका था, तो आज फिर इनको मार के जाने के लिए तैयार देखकर उसने चिढ़े हुए अपनी बात कही। तुम्हें मसला क्या है? नूर से अच्छी खासी प्यारी और पढ़ी लिखी है, और साथ बाप की इतनी जायदाद की मालिक भी, जो खारिस व खाशा के साथ साथ उसके भी है। खालदा बेगम ने इसके करीब बैठते फिर से लालच दिया। मैं मानता हूँ वो प्यारी है और बहुत ज़्यादा है, पर मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुझे मलाइका पसंद है, और मैं शादी भी इसी से करूँगा। जुनैद ने हर डरमी बरकरार रखते दो को जवाब दिया तो सलीम साहब भी कमरे में दाखिल हुए, जो अभी अभी अपनी दुकान बंद करके आए थे। ठीक है, अगर तुम्हें इस मलाइका से ही शादी करनी है तो फिर हमें हमेशा के लिए भूल जाना। खालदा बेगम ने सलीम साहब की तरफ देखते अपना फैसला सुनाया तो जुनैद ने मदद तलब निगाहों से सलीम साहब की तरफ देखा। ठीक कह रही हैं तुम्हारी माँ, और ऐसी कोई बात थी तो हमें पहले बतानी चाहिए थी, इस वक्त नहीं जब शादी में बस चंद दिन ही बचे हैं। सलीम साहब, जो खालदा बेगम की तरह लालची नहीं थे, पर खुद भी बेटी के बाप होने की हैसियत से इन्हें सिकंदर साहब की इज्जत का ख्याल था। सलीम साहब ने खालदा बेगम की निस्बत सख्ती से बात की। ठीक है, अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं खुद ही देख लूँगा, जो करना होगा।
सलीम साहब को भी हालदा बेगम की साइड पर देखकर जुनैद ने गुस्से से कहा और इन दोनों को एक नज़र देखकर घर से बाहर निकल गया। इस लड़के का तो दिमाग ख़राब हो गया है, हाथ आई दौलत कनवाने के चक्कर में, और वो मलाइका इसके बाप के पास है क्या देने को। जुनैद के जाते ही हालदा बेगम ने अपना सर पीटा तो सलीम साहब को इनकी सोच पर अफसोस का, जो खाला होने के बावजूद भी बस नूर को दौलत की हाथ ही अपनाना चाहती थी। कल रात के वाक़े पे बात करके माहौल में काफ़ी शिकस्तगी आ गई थी। सब ने खामोशी से नाश्ता किया। हाशिर की गैर मौजूदगी पर यहाँ हारिस को दुख हुआ, वहाँ अफरीहा बेगम काफ़ी मुतमईन थी। नूर भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर नीचे आई तो सिकंदर साहब हमेशा की तरह इसके हाथ ही सायरा को अपनी चाय कमरे में लाने का बोलते उठकर चले गए। हाशिब भाई कहाँ हैं? उनका मूड अभी भी ख़राब है क्या? नूर ने सारा के साथ फरिया बेगम की किचन में जाता देखकर हारिस से सवाल किया, जो रात के कुछ समझाने के बाद हाशिया को घर लेकर आया था। ठीक है, तुम परेशान ना हो और जल्दी करो, देर हो जाएगी। हारिस ने इसे तसल्ली देते नाश्ते करने का इशारा किया तो नूर भी खामोश अख्तियार करते नाश्ता करने लगी। नूर क्या यूनिवर्सिटी पहुँचते इसका पहला सामना खतीजा से हुआ, जो शायद इसे के इंतज़ार में थी। यह इतना लेट क्यों आई हो? इसने नूर को देखती इसकी तरफ आते सवाल किया। लेट तो नहीं हुई, मैं तो क्लास के टाइम पे ही आती हूँ। हारिस की कल वाली बातें दिमाग में आती। इसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, संजीदगी से जवाब दिया, तो जल्दी आया करो ना, पहले तो तुम्हारी कोई दोस्त नहीं थी पर अब तो मैं हूँ। खतीजा ने इसके लहजे की संजीदगी को महसूस करते बगैर मुस्कुराते हुए इसके करीब बैठते हुए कहा, तो नूर का अपने आप ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कल से मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। मोबाइल पर अर्जे के मैसेज का जवाब देती इसने खदीजा को तसल्ली दी और सर दानिश के आते ही मोबाइल बंद करते सब स्टूडेंट की तरफ सीधे हुए इनकी मुतवज्जा हुई। ज़रूर उनकी नाराज़गी रात को ही ख़त्म हो गई थी और अब वो ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद आर्यन को बाकी तमाम काम संभालने का बोलते हवेली के लिए रवाना हुआ, क्योंकि दीजान कितने दिनों से उसको गांव का चक्कर लगाने का बो रही थी। वो 2 घंटे की दवा के बाद जब वो हवेली पहुंचा, जहां इसका पहला सामने शहनाज बेगम से हुआ। उफ, आते ही गलत इंसान को देख लिया, अब पूरा वक्त बुरा रहेगा। सलाम करने के बजाय इसे अपने सन ग्लासेस उतारते ज़रूर ने अपने लहजे की मखसूस तल की, जो शहनाज बेगम को देखती ही खुद ब खुद आ जाती थी। कबर करार रखते खुद कलामी की, मगर वो इतनी ऊंची थी कि शहनाज बेगम के साथ साथ वहाँ मौजूद मुलाजमिन को भी आसानी से सुनाई दे सकती थी। तो आंखों पे पट्टी बांध के लेनी थी ना फिर यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? शहनाज बेगम कहाँ चुप रहने वालों में से थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी आंखों में पट्टी बांधने की, और ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे बाप का घर है, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं। गुस्से के बायस अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करती इसने सुर्ख आंखों से शहनाज बेगम को घूरा, जो उम्र में तो 35-36 के करीब थी, मगर हतशाम की दौलत देखकर उन्होंने इनकी बीवी और जवान बेटे की परवाह किए बगैर बड़ी चालाकी के साथ इन्हें अपने जाल में फंसाया और एक ही साल के अंदर इनसे शादी कर ली, जिसकी खबर कुछ महीनों पहले ये ज़रून के साथ साथ फातिमा बेगम को भी मिली, जिसे दिल पर लेते वो 1 महीने में इंतकाल कर गई। हतशाम साहब, जिन्होंने ज़िंदगी में ज़रून को किस चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, और अभी नाज बेगम के कहने के बावजूद वो ज़रून की हर ज़रूरत पूरी करते, पर अलग बात थी कि ज़रून का दिल अब किसी के लिए मेहरबानी पर नरम नहीं पड़ता था। तुम्हारे बाप ने यह हवेली मेरे नाम कर दी है, इसकी मालिक अब मैं हूँ। तुम यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर खड़े हो, यही बहुत है, वरना जैसे तुम मेरे साथ बात कर रहे हो ना, मैं एक हुक्म दूँ तो ये मुलाजम तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दें। तकब्बर के बाइस गर्दन मजीद उकड़ाते वो ज़रून के सामने खड़ी हुई, तो वहाँ मौजूद मुलाजमिन के दरमियान सरगोशियाँ होने लगी। गुड, वैसे शायद तुम मुझे जानती नहीं कि मुझे ये हवेली अपने नाम करवाने में ना तो किसी वकील की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तुम्हारी, इसलिए मुँह से अल्फाज सोच समझ के निकालो, वरना तुम मुझे बाहर फनकवाने की बात कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ जिंदा दफन भी कर दूँ तो तुम्हारे शोहर तक को खबर नहीं होगी। 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते ज़रूर ने आंखों के साथ साथ अल्फाज में भी बुला की सख्ती लिए शहनाज बेगम को खबरदार किया, जो उसकी आंखों को देखती 2 कदम पीछे हो गई। कोशिश करना जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे मुँह ना लगो, इसे वारन करते वो जैसे दी जान के कमरे की तरफ बढ़ा। शहनाज बेगम ने होश में आते तमाम मुलाजमीन को घूरा, जो इनकी इज्जत अफजाई पर मुस्कुरा रहे थे। दफ़ा हो जाओ सब यहाँ से, चलाते हुए उन्होंने कहा, तो सब मुलाजिम वहाँ से गायब हो गए। बात करती हूँ साइंसे, वो अपनी बेइज्जती पर इनका बस नहीं चल रहा था कि वो ज़रून का गला दबा देती। खुद कलामी करते वह सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में चली गई जा रही है। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर मेरी वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन